नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 4 मेगावाट्स के सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि हमें 4 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या हमें 4 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, तो सारा कंक्लूजन जो है इस वीडियो में निकल करके आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉसेस एनालिसिस ऑफ ए 4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एज पर इंडियन मार्केट। ओके, तो हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आसानी से जो है हम लोग किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन निकाल सके। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट जब तक आप एस्टिमेशन नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ डिफाइन नहीं हो पाएगा कि हमें 4 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद जो है उसका प्राइस के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबको ऐड करने के बाद हम लोग को जो है टोटल उसका एस्टिमेशन निकल करके आ जाएगा कि 4 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में कितना खर्च आने वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कंपोनेंट को यहाँ पर मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट है सोलर पैनल का। ओके, क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताया हूँ कि सोलर पैनल जो है एक सोलर सिस्टम का हार्ट है। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, जब तक मेरा हार्ट चल रहा है तभी तक मैं जिंदा हूँ, मेरा हार्ट काम करना बंद करेगा मैं मर जाऊँगा। उसी प्रकार जब तक सोलर पैनल काम करता रहेगा तब तक जो है करंट का जनरेशन होता रहेगा। जैसे ही सोलर पैनल काम करना बंद करेगा करंट का जनरेशन बंद हो जाएगा। ओके, इसलिए सोलर सिस्टम का एक हार्ट माना गया है सोलर पैनल को। ओके, तो ये एक मेजर कंपोनेंट्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च होता है वो होता है सोलर पैनल को परचेस करने के लिए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर 4 मेगावाट्स के लिए देखेंगे तो तकरीबन जो है हमें सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने में तकरीबन 8 करोड़ का खर्च आने वाला है। क्लियर? वहीं पर दूसरा कंपोनेंट देखेंगे इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर का। तो जब हम इन्वर्टर ट्रांसफार्मर यहाँ पर परचेस करेंगे तो ये कंपोनेंट को परचेस करने के लिए तकरीबन जो है हमें 1.6 करोड़ का खर्च आने वाला है। क्लियर? तीसरा हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे सिविल वर्क्स एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सिविल वर्क में क्या क्या आएगा, जैसा कि हमारा जो राफ्टर होगा या फिर जो हम लोग सोलर स्ट्रक्चर लगाएंगे, पाइल कास्टिंग करेंगे, वो सब जो है टोटल काम सिविल वर्क में आ जाएगा। जो भी कंक्रीट का काम है, पाइल कास्टिंग का काम है, वो सारा काम जो है सिविल वर्क्स में आ जाएगा। ओके, उसके बाद इंस्टॉलेशन काम में क्या क्या आएगा, जैसा कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर का काम होगा, मॉड्यूल माउंटिंग का काम होगा, उसके बाद एसी वर्क, डीसी वर्क होगा, पूरा कमीशनिंग का वर्क होगा। तो ये सब जो है इंस्टॉलेशन में आ जाएगा। तो ये दोनों काम करने के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों काम करने के लिए तकरीबन जो है आपको 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 2 करोड़ रुपए आपको खर्च हो जाएगा। ओके, वहीं पर ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड कनेक्शन का हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये दोनों काम करने के लिए तकरीबन जो है मुझे 1.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी इतना खर्च आने वाला है। अब यहां पर बात आती है नेट मीटरिंग की। देखिए, नेट मीटर आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको मिलेगा। ओके, तो यहां पर नेट मीटरिंग के लिए मैं यहां पर तकरीबन जो है 10 लाख रुपया में मान करके चलता हूं, 0.1 करोड़, 10 लाख रुपया मान के चलता हूं। इतना लगेगा नहीं, लेकिन मैं मैक्सिमम मान करके चल रहा हूं। ओके, 10 लाख रुपया मान ले रहा हूं ताकि जो है आसानी से आप लोग एस्टिमेशन कर सके। थोड़ा इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा चलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लांट इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे और वहां पर हमारा एस्टिमेशन कॉस्ट से बढ़ जाए, कॉस्ट हमारा बढ़ जाए, तो वहां पर आपको मुश्किल आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आप लोग पैसा का प्लानिंग कीजिएगा, आपको फंडिंग कहां से अरेंज करना है, तो आप एक एस्टिमेशन कीजिएगा प्रॉपर ढंग से, तभी जो है उसी के आधार पर आप फंड का इंतजाम कीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत जो है आपको पैसा बढ़ा करके ही रखना है। ओके, इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि बाद में कम ना पड़े। अगर बाद में कम पड़ेगा तो फिर आपका प्लांट जो है बीच में ही रुक जाएगा, अटक जाएगा। ओके, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भले यहां पर आपको 4 लाख रुपया खर्च होगा, 5 लाख रुपया खर्च होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर मैं 10 लाख रुपया मान करके चल रहा हूं। ओके,
नेट मीटरिंग के लिए। वहीं पर थोड़ा हमें जो है अदर खर्च लेकर के चलना पड़ेगा। अदर खर्च क्या क्या आएगा, जैसा कि मान लीजिए अगर आपका खुद का लैंड नहीं है तो लैंड या तो आप परचेस कीजिएगा, नहीं तो लैंड को आप लीज पर लीजिएगा, ओके। या फिर आपको जो वहाँ पर थोड़ा बहुत लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, अगर कंपनी का फॉर्म बनाना पड़ेगा, ओके, तो वहाँ पर जो है कुछ आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ये सब काम करने के लिए। वहीं पर जो है गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये सारा जो अदर वर्क्स में आ जाएगा। या फिर मान लीजिए आपका जो सोलर पावर प्लांट है वहां पर आप बाउंड्री का काम करवाइएगा, तो जो भी एडिशनल खर्च होने वाला है, ओके, उसके लिए यहां पर मैं 1.5 करोड़ रुपीज मैं लेकर के चलता हूं, ताकि जो भी अदर खर्च है साइट के अलावा वो सारा काम आसानी से कर सके, ओके। तो यहां पर अगर हम टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट देखेंगे तो टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट जो है वो निकल करके आया है 14.6 करोड़, ओके। इतना तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से निकल करके आया। लेकिन यहां पर जो है मैं अप्रोक्सीमेट मतलब एवरेज वैल्यू मान लेता हूं कितना, 15 करोड़ रुपया। यानी हमने देखा कि 4 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए हमें 15 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, ओके। अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में, क्योंकि देखिए हमारा इंडियन क्लाइमेट जो है हर एक स्टेट में क्लाइमेट जो है अलग अलग है। जैसा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो वहां पर जो 3 सीजन है वो बहुत ही मेजर रहता है। पहला गर्मी का, उसके बरसात का और उसका देखिएगा तो ठंड का। ये तीनों क्लाइमेट वहाँ पर ज़्यादा ही होता है। तो उसी के आधार पर बहुत सारा ऐसा स्टेट्स है जहाँ पर क्लाइमेट सिमिलर नहीं होता है, ओके। मतलब क्लाइमेट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब तक हमारा क्लाइमेट अच्छा रहेगा तब तक सोलर पैनल जो है करंट का जनरेशन अच्छा करेगा। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, मतलब मान लीजिए कि बारिश होना शुरू हो गया, ठंड का मौसम आ गया, तो ज्यादा धूप अगर सोलर पैनल पे नहीं पड़ेगा तो करंट का जनरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो यहां पर जो है मैं पूरा सीजन को कैलकुलेट करने के बाद मैंने यहां पर सन पीक आवर निकाल करके और उसके आधार पर मैं निकाला हूं कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितना करंट का जनरेशन होगा, ओके। तो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप यहां पर सन पीक आवर देखेंगे तो मैंने यहां पर 5 आवर्स कंसिडर किया हूं, ओके, पूरा तीनों सीजन को मिला करके। और इस साइड में यहाँ पर यूनिट डाल करके रखा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे कि डीसी करंट, जैसा कि मान लिया हमने यहाँ पर 4 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाए हैं, लेकिन इससे क्या है, डीसी पहले करंट का जनरेशन होगा, उसके बाद जो है डीसी से एसी में कन्वर्ट होगा। तो जो हम लोग मतलब डीसी से एसी में कन्वर्ट होगा वहाँ पर जो है करंट का लॉसेस होता है। या फिर मान लीजिए कि आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आप किसी दूसरे पावर हाउस में भेज रहे हैं, तो अगर बीच में मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी जो है करंट का लॉसेस वहां पर होगा। तो मैं यहां पर क्या किया हूं, थोड़ा सा ये सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आप, मैं यहां पर क्या किया हूं, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां पर 4 मेगावाट्स मैं कंसीडर किया हूं। 4 मेगावाट्स को अगर आप किलोवाट में कन्वर्ट कीजिएगा तो सिंपली क्या करना है, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4000 किलोवाट्स निकल करके आ जाएगा, ओके। अब यहां पर क्या समझदारी आपको क्या करना है कि वो सारा सिस्टम तो डीसी करंट का है, ओके, लेकिन आपको यहीं पर क्या कर लेना है, एसी में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप उसका कैलकुलेशन अच्छे से निकाल सके। तो मैं यहां पर क्या किया हूं, एसी इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि मैंने यहां पर 20% मैं यहां पर मान करके चला हूं कि जब डीसी से आप एसी में कन्वर्ट कीजिएगा या फिर मान लीजिए किसी दूसरे आप पावर हाउस में भेजिएगा तो वहां पर जो है करंट का लॉसेस होगा। तो कितना होगा, मैक्सिमम जो है आपको 20% करंट का लॉसेस देखने को मिलेगा, ओके। तो सिंपली पहले क्या करना है, जितना का आपका जो सोलर सिस्टम है, सोलर पावर प्लांट है, उसमें जो है 20% आप माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो आपको जो है एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपको निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, 4000 किलोवाट्स को 20% निकालेंगे तो तकरीबन जो है एसी इलेक्ट्रिसिटी निकल करके आएगा 3200 किलोवाट्स, ओके। तो जो रिमेनिंग 800 किलोवाट्स था वो किस में चला गया, लॉसेस में चला गया। तो ये कैलकुलेशन आपको पहले ही करके चलना है, क्लियर।
उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या समझ लेंगे कि इससे जो है दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर सन पीक आवर जो है वो 5 आवर्स कंसिडर करके चल रहा हूँ, ओके, तीनों सीजन को मिला करके। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट अगर देखेंगे करंट का जनरेशन इस सन पीक आवर के अकॉर्डिंग, तो लगभग जो है आपको 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 4 यूनिट से लेकर के 4.5 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। इतना, इससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा, ओके। मिनिमम मैं यहाँ पर कंसिडर किया हूँ 4 यूनिट, और यहाँ पर 4.5 यूनिट भी मैं मान करके चलता हूँ। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप न्यू जनरेशन का अगर सोलर पैनल लगाइएगा, जैसा कि एन टाइप लगाइएगा, बाइफेशियल लगाइएगा, हाफ कट लगाइएगा, तो वहाँ पर जो है करंट का जनरेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर जो है मैं मिनिमम मान करके चलता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसका कैलकुलेशन निकाल सके और आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई वेरिएशन आपको देखने को ना मिले। क्योंकि देखिए, ज़्यादा जनरेशन होगा तो अच्छी बात है, ज़्यादा जनरेशन होगा तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम मान करके चलना है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर जो है करंट का जनरेशन पर किलोवाट के हिसाब से मैं मान लेता हूँ 4 यूनिट से लेकर के 4.5 यूनिट्स, ओके। अगर इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे डेली कितना करंट का जनरेशन होगा, तो डेली आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3200 किलोवाट के सिस्टम से आपको जो है 12,800 यूनिट से लेकर के 14,400 यूनिट्स आपको करंट का जनरेशन देखने को मिलेगा, ओके। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट हो जाएगा कि सर मतलब इतना कैसे हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा प्लांट है 4 मेगावाट्स का, वो कंसीडर नहीं करना है। 20% माइनस करने के बाद जो आएगा उसी के हिसाब से आपको कंसीडर करना है, ओके। अगर आप डीसी करंट को अगर कंसीडर कीजिएगा इसके आधार पर, तो वो फिर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि डीसी से एसी में कन्वर्ट कीजिएगा तो वहाँ पर करंट का लॉसेस होगा, ओके। इसलिए आपको जो एक्चुअल वैल्यू है वो कंसीडर नहीं करके जो आपका लॉसेस हो रहा है, लॉसेस माइनस करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो आपको कंसीडर करना है। कितना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है एसी इलेक्ट्रिसिटी, वो कितना किलोवाट के लिए, 3200 किलोवाट्स के लिए, ओके। तो इसी के आधार पर आपको सब कुछ निकालना है। तो यहाँ पर डेली आपने समझ लिया कि आपको 4 मेगावाट के सोलर सिस्टम से 12,800 यूनिट से लेकर के 14,400 यूनिट का करंट का जनरेशन होगा, ओके। अब अगर आप देखेंगे इसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो मंथली जो है सिंपली आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डेली को, तो वो मंथली में निकल करके आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली जो जनरेशन है वो 3,84,000 यूनिट्स से लेकर के आप देख सकते हैं 4,32,000 यूनिट्स है, ओके। अगर आप 4 यूनिट कंसिडर कीजिएगा तो आपको 3,84,000 यूनिट आएगा, ओके। अगर आप मान लीजिए कि 4.5 यूनिट्स कंसिडर करते हैं पर किलोवाट के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर 4,32,000 यूनिट्स निकल करके आएगा, ओके। अगर हम इसी चीज़ को ईयरली में कन्वर्ट करना है तो सिंपली जो हमारा मंथली आया था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो ईयरली में निकल करके आएगा। अगर आप ईयरली देखेंगे तो अगर आप 4 यूनिट्स कंसिडर करके चलते हैं तो 4 यूनिट के आधार पर जो है आपको 46 लाख यूनिट्स पर ईयर करंट का जनरेशन होगा। यदि आप 4.5 यूनिट्स मान करके चलते हैं तो तकरीबन जो है आपको 51.84 लाख यूनिट्स का करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप आसानी से जो है हर एक चीज़ का कैलकुलेशन निकाल पाएंगे और आप बेहतर तरीका से, बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे कि आपको जो है सोलर प्लांट लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो क्या लॉस होगा, ओके। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पावर परचेस रेट के बारे में कि इंडिया में क्या रेट चल रहा है। तो जैसा कि अगर आप गवर्नमेंट को यानी डिस्कम को बेचिएगा तो डिस्कम का जो हमारा इंडिया में रेट है वो 2.5 है, कहीं कहीं किसी स्टेट में, कहीं पे 3 रुपीज़ है, कहीं पे 3.5 रुपीज़ है, ओके। तो इसी रेट के अकॉर्डिंग जो है अपने गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिस्कम जो है इस रेट में परचेस करती है, ओके। कहीं पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही मान करके चलता हूँ कि मतलब डिस्कम का ऑन एन एवरेज जो रेट है ये यही रेट है, ओके। तो सिंपली क्या करना है, ये तीनों का आप एवरेज निकाल लीजिए। तीनों का एवरेज निकालिएगा तो आपको जो है एक एवरेज रेट मालूम चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि आप ये बिजली किसी प्राइवेट को नहीं बेच करके आप गवर्नमेंट सेक्टर को यानी डिस्कम को बेच रहे हैं, तो डिस्कम को अगर बेचिएगा तो ये सारा जो रेट मैंने आपको बताया यहाँ पर
तीन रेट बताया। क्या क्या रेट बताया? 2.5 रुपीज़ बताया, 3 रुपीज़ बताया और 3.5 रुपीज़ बताया। तो ये तीनों का अगर आप एवरेज रेट निकालिएगा तो वो निकल करके आएगा 3 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अगर आप गवर्नमेंट को बेचते हैं तब। अगर वहीं पर मान लीजिए कि आप ये बिजली को गवर्नमेंट को नहीं बेच करके आप जो है ओपन एक्सेस के थ्रू आप बेचते हैं, जैसा कि रेसिडेंशियल के लिए, कॉमर्शियल के लिए या फिर इंडस्ट्रियल के लिए आप बेचते हैं, मतलब प्योर प्राइवेट सेक्टर की तरीके से आप काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिजली जो है मैं गवर्नमेंट को नहीं बेच करके मैं खुद का प्लांट लगा करके और मैं खुद प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करूं, तो उसके लिए जो है आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, ओपन एक्सेस कंसिडर करके चलते हैं। ओके, चल सकते हैं आप। तो इसका रेट आपको क्या रखना है? देखिए, मिनिमम जो है 5 रुपया, मैक्सिमम जो है 7 रुपया। यदि आप मान लीजिए किसी रेसिडेंशियल में बेचते हैं, घरों में बिजली बेचते हैं गांव देहात में, तो आपको वहां पर 5 रुपया मान करके चलना है। ओके, वहीं पर आप मान लीजिए कि आप किसी कॉमर्शियल वाले को बेचते हैं तो आप 6 रुपीज़ भी कंसिडर करके चल सकते हैं वहाँ पर। या फिर आप मान लीजिए कि आप किसी इंडस्ट्रियल वाले को बेचते हैं तो आप वहाँ पर 7 रुपीज़ पर यूनिट कंसिडर करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसका एक एवरेज रेट निकाल लेना है इसका कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, 5 रुपीज़ प्लस 6 रुपीज़ प्लस 7 रुपीज़ को जोड़ करके 3 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका जो है एक एवरेज रेट निकल करके आएगा। किसके लिए? तो ओपन एक्सेस के लिए। तो ओपन एक्सेस का जो एवरेज रेट होगा वो हो जाएगा 6 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, क्लियर? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कैप्टिव कंज्यूमशन के लिए। अब कैप्टिव कंज्यूमशन होता क्या है? जैसा कि मान लीजिए जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले कंपनियां हैं वो जो है बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट को रन करते हैं, तो सारा इक्विपमेंट जो है बिजली पर ही चलता है। तो अगर उनके पास सोलर पावर प्लांट नहीं है तो गवर्नमेंट का बिजली परचेस करते हैं, लेकिन उनका जो है बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। ओके, तो वो चाहते हैं कि अपने बिजली बिल को कम करें, तो उनको एक ही ऑप्शन है कि सोलर पावर प्लांट आप लगाएं और उससे जितना भी करंट का जनरेशन होगा वो अपने पूरे प्लांट को रन करने के लिए यूज करें। ओके, तो जो प्राइवेट तरह का तरीका से या फिर अपने आप को यूज करने के लिए काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव कंज्यूमशन, यानी सोलर प्लांट लगाएंगे और खुद उसको कंज्यूम करेंगे, खुद उस बिजली को यूज करेंगे, वो कहीं भी नहीं बेचेंगे। ओके, तो वहां पर जो है आपको रेट क्या कंसिडर करके चलना है, 4.5 रुपीज़ से लेकर के 5.5 रुपीज़ आपको कंसिडर करके चलना है। क्यों इतना ही कंसिडर करना है? इसका रीजन भी है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे लेकर के जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हम यहाँ पर प्लांट लगाएंगे और हमें इस प्लांट के लिए मुझे बिजली लेकर के जाना है, तो वो चीज़ वहाँ पर फिक्स हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं बेचना नहीं है, उसमें कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा खर्च आने वाला नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। 4.5 रुपीज़ से लेकर के 5.5 रुपीज़ पर यूनिट आप कंसिडर कर सकते हैं। जब आप ये दोनों का एवरेज निकालिएगा तो वो निकल करके आएगा 5 रुपीज़ पर यूनिट। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया हूँ। ओके, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर आप डिस्कम को बेचते हैं तो 3 रुपीज़ निकल करके आया एवरेज रेट। अगर आप ओपन एक्सेस के लिए आप काम करते हैं तो 6 रुपीज़ पर यूनिट निकल करके आया। अगर आप मान लिया कैप्टिव कंज्यूमशन के लिए काम करते हैं, अपने आप के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर 5 रुपीज़ पर यूनिट निकल के आया इसका कॉस्ट। क्लियर? तो यहाँ पर पावर परचेस जो है आप यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ईयरली रेवेन्यू के बारे में कि ईयरली कितना हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ईयरली रेवेन्यू से हम सिंपली क्या करेंगे, अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यदि आप बिजली गवर्नमेंट को बेचिएगा, डिस्कम को बेचिएगा, तो कितना आएगा उस रेट के हिसाब से, 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो निकल करके आएगा आपको ईयरली रेवेन्यू 1.38 करोड़ से लेकर के 1.55 करोड़ रुपीज़। ओके, इतना निकल कर आएगा अगर आप डिस्कम को गवर्नमेंट को बिजली बेचते हैं तब। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन एक्सेस के लिए काम करते हैं, किसी रेसिडेंशियल को, कॉमर्शियल को या फिर इंडस्ट्रियल वाले को बेचते हैं, तब आपको जो है नेट रेवेन्यू वो निकल करके आएगा 2.76 करोड़ से लेकर के 3.11 करोड़ रुपीज़। ओके, अगर आप कैप्टिव कंज्यूमशन के लिए काम करते हैं, अपने आप के लिए काम करते हैं, अपने आप बिजली कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर जो है आपको 2.3 करोड़ से लेकर के 2.59 करोड़ नेट रेवेन्यू निकल करके आएगा। ओके, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि देखिए आप प्लांट लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके प्लांट में खर्च नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां पर स्टाफ रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, इंजीनियर रखना पड़ेगा, प्लांट को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, या फिर कभी कभी मान लिया आपका इन्वर्टर खराब हो गया उसको चेंज करना है, कभी वायर जल गया उसको चेंज करना है, तो ये सब काम करने के लिए वहां पर आपको सालाना कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा। ओके,
तो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए सबसे पहले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए आपको जो है 0.15 करोड़ आपको साइड में रख लेना है। इतना खर्च आपको होने वाला है 4 मेगावाट के सोलर सिस्टम के लिए। ओके, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के लिए देखिएगा तो तकरीबन जो है आपको 0.1 करोड़ का खर्च आपको आने वाला है। ओके, ये पूरा ईयरली है, ऐसा नहीं कि पर मंथ का, ईयरली बता रहा हूं। ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये ईयरली है। ओके, सालाना है। वहीं पर अगर आप स्टाफ की सैलरी देखेंगे तो स्टाफ का सैलरी जो है 0.12 करोड़ या होने वाला है, यानी 12 लाख रुपया सालाना होने वाला है। ओके, वहीं पर देखिएगा तो इंश्योरेंस और रेगुलेटरी फी वहां पर, तो उसका कॉस्ट जो है 0.07 यानी 7 लाख रुपया होने वाला है। अगर करोड़ में देखिएगा तो 0.07 करोड़ खर्च होने वाला है ईयरली। ओके, तो अगर टोटल एक्सपेंसेस देखिएगा ईयरली में तो वो निकल करके आएगा 0.37 करोड़ यानी 37 लाख रुपीज पर ईयर का मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। क्लियर? तो हमने ये सारे पॉइंट को समझ लिया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉरी गाइज नेट रेवेन्यू आया था उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये ऑपरेशनल कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो भी हमने जितना हमारा इनकम हुआ और जो हमारा सालाना खर्च हुआ, तो जो हमारा नेट इनकम था उसमें से हम लोग खर्च माइनस कर देंगे तो हमारा नेट रेवेन्यू निकल करके आएगा, ईयरली नेट रेवेन्यू यानी ईयरली नेट प्रॉफिट। तो वो देखेंगे अगर आप डिस्कम को बेचिएगा तो आपको जो है नेट रेवेन्यू वो होने वाला है 0.01 करोड़ से लेकर के अगर आप डिस्कम को बेचते हैं तो डिस्कम को बेचने पर आपको जो है 1.01 करोड़ से लेकर के 1.18 करोड़ का आपको नेट रेवेन्यू देखने को मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट को बेचते हैं तब। ओके, डिस्कम को बेचते हैं तब। वहीं पर अगर आप ओपन एक्सेस के लिए काम करते हैं, ओपन एक्सेस को बेचते हैं, तो वहां पर जो है आपको सालाना नेट प्रॉफिट जो है 2.39 करोड़ से लेकर के 2.74 करोड़ होने वाला, उतना नेट प्रॉफिट आपको होने वाला है। ओके, अगर आप कैप्टिव कंज्यूमशन के लिए काम कर रहे हैं अपने खुद यूज करने के लिए, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा पूरे साल का वो होगा 1.93 करोड़ से लेकर के 2.2 करोड़ रुपीज। ओके, ये सारा जो है नेट प्रॉफिट है इतना दिन के लिए। अब यहीं पर समझ लेते हैं कि हमने जो पूरा पैसा इन्वेस्ट किया 15 करोड़ रुपया, वो कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, यदि आप गवर्नमेंट को यानी डिस्कम को बेचते हैं तो जो आप 15 करोड़ रुपया लगाए हैं वो पूरा पैसा रिकवर होने में लगभग जो है आपको 15 साल का समय लग जाएगा, 15 ईयर्स का टाइम आपको चला जाएगा। ओके, वहीं पर अगर आप ओपन एक्सेस को बेचते हैं रेसिडेंशियल के लिए, कॉमर्शियल के लिए या फिर इंडस्ट्रियल के लिए, तो वो पैसा जो है आपका 15 करोड़ रुपया वो 6.3 ईयर्स में पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप अगर कैप्टिव कंज्यूमशन के लिए अपने आप बिजली कंज्यूम करने के लिए अपने प्लांट को रन करने के लिए यूज करते हैं, तो जो आपने 15 करोड़ रुपया लगाया है वो पूरा पैसा जो है वो 8 साल में रिकवर हो जाएगा। ओके, बाकी का जो रिमेनिंग ईयर्स बचा उसमें आपको पूरा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा सॉरी गाइज, एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था और व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके इस तरह से देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि एक लंबा चौड़ा मुझे कमेंट आया। ओके, इन्होंने लिखा है, डियर सर, डिस्कम डू नॉट मेक रेगुलर पेमेंट टू गेट मंथली पेमेंट, वी हैव टू frequently visited concerned office, huge corruption issue is also there, but bank EMI will come exactly on due date। ये तो बात सही है, as EMI huge, one EMI miss means lot of problems। यदि आप कोई एक EMI को मिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जो वो भी सही है। उसके बाद सेलिंग पावर टू गवर्नमेंट ऑनवर्ड्स डिस्कम डज नॉट मेक सेंस एज देयर is huge payment problem। Okay, selling to open access is also not visible due to excess subsidy surcharge and additional surcharge plus cut throat competition in market from big player। ये बात भी सही है, मैं इसको ट्रांसलेट करके भी रखा हूँ इधर बगल में, ये भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद सोलर मेगावाट स्केल प्रोजेक्ट्स मेक सेंस ओनली फॉर कैप्टिव कंज्यूमशन, लास्टली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। अब इनका कहने का मतलब क्या है, मैंने ट्रांसलेट करके रखा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, इन्होंने लिखा है, प्रिय महोदय, डिस्कम
नियमित भुगतान नहीं करते हैं। मासिक भुगतान प्राप्त करने के लिए हमें संबंधित कार्यालय में बार बार जाना पड़ता है। ये बात सही है, ये तो मतलब सरकारी में ऐसा होता ही है। ओके, भारी भ्रष्टाचार की समस्या भी है, लेकिन बैंक की ईएमआई ठीक समय पर आती है। ईएमआई अधिक होने के कारण एक भी किस्त चूकने पर बड़ी समस्या हो सकती है। सरकारी डिस्कम को बिजली बेचने कोई समझदारी नहीं, क्योंकि भुगतान में बहुत समस्या होती है। ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचना भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्रॉस सब्सिडी, सरचार्ज और अन्य अतिरिक्त शुल्क लगते हैं। साथ ही बाजार में बड़ी कंपनियां से कड़ी प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। मेगावाट स्केल के सोलर प्रोजेक्ट केवल कॉम्पिटिटिव भुगताओं स्वयं के उपयोग के लिए ही लाभप्रद है। अंत में भूमि की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, अगर यहाँ पर करप्शन का बात किया गया या फिर टाइम पर पेमेंट नहीं देने का बात किया गया, ये चीज़ तो है, मैं ये चीज़ को एग्री करता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग डर के काम करेंगे, हाँ, आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर जो है टफ सिचुएशन रहता ही है। ऐसा नहीं कि हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो तुरंत उससे हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। चाहे आप कोई बिजनेस उठा लीजिए, अगर यहीं पर आप टफ कंपटीशन की बात कीजिएगा तो हर एक फील्ड में टफ कंपटीशन है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें टफ कंपटीशन नहीं है, आप हर एक चीज़ में चले जाइए। हाँ, लेकिन रह गया यहाँ पर टाइम पर पेमेंट नहीं आने की बात, तो ये चीज़ तो सही है, हो सकता है। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ स्टेट्स में ऐसा प्रॉब्लम होगा, कुछ डिस्कम ऐसे करते होंगे जो टाइम पर पेमेंट रिलीज नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग डर के काम करेंगे तो फिर सोलर फार्मिंग का बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। सोलर फार्मिंग का बिजनेस क्या, दूसरा कोई बिजनेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा आपको पैसेंस रखना है, थोड़ा अपने अंदर हिम्मत रखना है और हिम्मत रख करके काम करना है। ओके, अगर आप गवर्नमेंट को बिजली बेच रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे कुछ परचेस कर रही है, तो वो पैसा आपको डूबने वाला नहीं है। आज भले 1 महीना लेट करेगा, वो चलेगा, ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल तो पैसा आपको मिलेगा ही। डर के आपको नहीं काम करना है। अगर डर जाइएगा तो आप कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर पैसेंस रखना है, अपने अंदर हिम्मत रखना है, अपने अंदर जज्बा रखना है किसी बिजनेस करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए। अगर आप डर गए तो समझिए कि आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उसको झेलना है, उसको पार करना है, तभी आप बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। ओके, तो गाइज ये सब डिटेल्स था, मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।